बेटा अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर किया। इसमें बहुत कम समय में हम इसको रिकैप कराते हैं। सेंटेंस में हमने पढ़ा कि सेंटेंस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ये दो बेस पर बांटे जाते हैं। इनका बांटने का दो आधार है, एक मीनिंग के बेस पर और दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। मीनिंग के बेस पर जो बांटे गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चर के बेस पर तीन तरह के सेंटेंस हो जाते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई भी क्लॉज नहीं होती है। पहला हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, इसमें नो क्लॉज, ठीक है ना, कोई क्लॉज नहीं होगी बेटा। फिर दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कैसी क्लॉज होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है ना। क्लॉज दो तरह की होती है, एक होती है कोऑर्डिनेट और दूसरी सबऑर्डिनेट। तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इसमें होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? ओके। कोऑर्डिनेट क्लॉज का तो कोई फर्दर डिवीजन है नहीं, कोऑर्डिनेट क्लॉज की कोई टाइप्स नहीं होते हैं, ये एक ही है। कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती कैसे है? अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कंजंक्शन। तो कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब कोई क्लॉज शुरू होगी तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। नाम ही मैच कर रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि कोई क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी तो उसे हम कैसी क्लॉज कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। समझ गए? तो एंड हमने जितने भी तुम्हें लिखाए थे वो सब तुम्हें याद करने हैं। एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, बट, यट, स्टिल और अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे तुम पूरी याद कर जाना, उसको रट लेना एक बार बैठ के। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की बताई थी हमने? तीन प्रकार की। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की बताई? तीन प्रकार की बेटा। जहां ना समझ में आ रहा हो तो बताना, और हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि एक बार में ना समझ में आया हो तो दूसरी बार कोशिश करो, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार कोशिश करो, क्योंकि ये समझना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, अगर तुम्हें एसएससी सीजीएल दे रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह की हो गई। पहला नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वेरी गुड, एडवर्ब क्लॉज। इतना समझ में आ गया, मतलब हम बहुत कुछ सीख गए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये तीन तरह की हो गई हमारी। अब ये नाम से ही बस हमें इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। वो क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन का काम करे, वो क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे, और वो क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम। ठीक। अब जैसे हम एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं तुम लोगों को बेटा। मान लीजिए मुझे कोई कह जाए कि आपको इस कॉलेज में प्रिंसिपल का काम करना है। आपको इस कॉलेज में प्रिंसिपल का काम करना है। मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, लेकिन मुझे काम किसका करना है? प्रिंसिपल का, ठीक है। तो ये क्लॉज थी। ये क्या थी बेटा? क्लॉज। पहले क्लॉज है, अभी बाकी चीजें नहीं दिमाग में डालो। क्लॉज है, लेकिन इसको काम किसका करना है? नाउन का। इस क्लॉज को काम किसका करना है? नाउन का। जैसे मैं एक टीचर हूं और मुझे काम करना है प्रिंसिपल का। तो ये बताओ तुम लोग अपना दिमाग लगाते हुए कि मुझे सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है कि प्रिंसिपल का काम क्या होता है। जो काम मुझे करने को मिला है वो है क्या? क्या करना होता है एक प्रिंसिपल को कॉलेज में, ये तो बताओ मुझे। तो मुझे फिर बताया जाएगा कि कुछ नहीं करना है, आपको टीसी पर साइन करने हैं, आपको बच्चों के एडमिशन पर साइन करने हैं, आपको ये देखना है कि सारे टीचर्स क्लास ले रहे हैं कि नहीं, उदाहरण के तौर पर। तो मैं ये जान गया, अब मैं सारे काम करने लगूंगा तो मुझे क्या कहा जाएगा?
प्रिंसिपल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, मुझे कहा जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल। क्या कहा जाएगा बेटा? वर्किंग प्रिंसिपल। समझ गए? ऐसे ही ये क्लॉज है जो सेंटेंस में काम करती है नाउन का, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? नाउन क्लॉज। क्लॉज है काम करती है नाउन का। जैसे एक टीचर काम कर रहा है प्रिंसिपल का, वो प्रिंसिपल है नहीं, बस काम कर रहा है क्योंकि वो एब्सेंट है, तो उन्हें वर्किंग प्रिंसिपल कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रिंसिपल कहा जाएगा। ठीक, तो ये क्लॉज नाउन का काम करेगी। अब हमें क्या जानना जरूरी है कि किसका काम करना है इस क्लॉज को? नाउन का। तो नाउन का काम क्या होता है? अगला क्वेश्चन ये उठा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जो कल हमने सिखाया था ना, इसीलिए बताया था बेटा, इसलिए जानना जरूरी है। जब हमने ये बात कही कि ये क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है ये तो बताओ भाई। तुम हमसे ये तो कहे जा रहे हो कि प्रिंसिपल का काम करना, प्रिंसिपल का काम होता क्या है, क्या करता है प्रिंसिपल? क्योंकि हम तो प्रिंसिपल है नहीं भाई, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये क्लॉज तुरंत पूछेगी कि जब तुम मुझसे नाउन का काम करवा रहे हो तो मुझे नाउन का काम बताओ क्या है। तो हम उसे बताएंगे कि तुम्हें सब्जेक्ट की जगह पर आना है, तुम्हें ऑब्जेक्ट की जगह पर आना है, या फिर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आना है। ये ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, ये दो हो सकते हैं। तो इस तरीके से चार चीजें हो सकती हैं। नाउन को केवल ये चार काम करने होते हैं, और बेटा क्लॉज तुम्हें यही चारों काम करने हैं। या तो तुम सब्जेक्ट की जगह पर आना, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की जगह आना, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन की जगह पर आना, या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आना, तो हम तुम्हें कह देंगे नाउन। कल की चीज कुछ और क्लियर हुई थोड़ा? ओके। यदि कोई क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, ये एडजेक्टिव का काम होता है। अब एक क्लॉज है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज। अब देखिए, जैसे हमने तुम्हें सेंटेंस लिखवाया था, द गर्ल हु इज सिटिंग। अब तुम लोग न्यूज़पेपर खरीद लो, ठीक है? पर डे मत खरीदो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन एक दिन द हिंदू या डाल देते हैं ना, तो उसको खोल के और तुम अब शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम इंग्लिश थोड़ा सा सीखने लगे हो। उसमें क्लॉज ढूंढो, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। कहीं पर तुम्हें कोई समस्या है, हम दिनभर कॉलेज में रहते हैं, हमारे पास आके पूछो कि सर इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, इसमें कौन सी क्लॉज यूज की गई है। अभी अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे भी तुम्हारे माइंड में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस करो बेटा, यहां पर सीखो, क्योंकि वरना 2-3 दिन में फिर सब चीजें भूल जाओगे, जीरो हो जाओगे। डोंट लेट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। द गर्ल हु इज सिटिंग देयर इज माई सिस्टर। देखो यहां पर द गर्ल और हु इज सिटिंग देयर, कौन सी लड़की? जो वहां बैठी है। तो इस लड़की की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज। ये क्लॉज क्या कर रहा है? इस लड़की की विशेषता बता रहा है, और कोई लड़की नहीं, वो लड़की जो वहां बैठी है। ये पूरी की पूरी क्लॉज इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। समझ गए? इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अब थोड़ा सा हम भी चेक करना चाह रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बेटा ये बताओ, इसे क्लॉज क्यों कह रहे हैं हम? इसको हम फ्रेज क्यों नहीं कह सकते? विशेषता बता रहा है ना, इसलिए क्लॉज कहेंगे। तुम बताओ, इसको हम क्लॉज कह रहे हैं, फ्रेज नहीं। फ्रेज क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इसका अपना खुद की वर्ब है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। यहां पर हु इज लिखा है ना, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है इसका, तो ये क्लॉज हो गई।
अब देखना यहीं पर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, द गर्ल विथ कर्ली हेयर इज माई सिस्टर। लड़की, कौन सी लड़की? घुंघराले बाल वाली। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। लेकिन क्या ये क्लॉज है? नहीं, इसमें अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें अपनी कोई वर्ब। घुंघराले बालों वाली, घुंघराले बालों वाली, इसमें ना तो कहीं इज है, ना वाज है, ना कोई आईएनजी फॉर्म दिख रही है इसकी तरह। इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं है। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। काम तो कर रहा है एडजेक्टिव का, और कई शब्द हैं तो फ्रेज हो गया। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज जो गर्ल की विशेषता बता रहा है, और ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। थोड़ा सा और क्लियर हुआ? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हें ऐसी इंग्लिश सिखा देंगे अब कोई डाउट रह ही नहीं जाएंगे, बस एक एक लेयर तुम्हें क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है? एक एक लेयर, और एक दिन तुम ऐसा पाओगे कि अब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं रह गई। ओके, तो ये कहलाती है बेटा एडजेक्टिव क्लॉज। अब ऐसी क्लॉज जो किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, तो अब हमें क्या जानना होगा? एडवर्ब का काम। समझाया था ना थोड़ी देर पहले, प्रिंसिपल का काम जानना होता है। तो ऐसे ही अब हमें जानना होगा कि एडवर्ब का काम क्या होता है। तो बेटा किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता बताना, है ना? सबसे मुख्य काम है इसका। ये सबसे मुख्य काम क्या है? वर्ब की विशेषता बताना। देखना कैसे कैसे हम समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक वैकेंसी निकली टीचर की, ठीक, और उसमें हमने अप्लाई किया और हम बन गए टीचर। तो जब हम इस कॉलेज में आए तो हम पूछेंगे कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो मुझसे कहा जाएगा बिकॉज यू आर ए टीचर सो योर मेन जॉब इज टू टीच। टीचर होना तो आपका मुख्य काम क्या है? पढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ आपको एडमिशन भी लेना है, आपको परीक्षाएं भी करानी है, आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भी भरवाने हैं। ये भी काम आप ही को करने हैं। अब समझ गए बात? तो ऐसे ही हमारी एडवर्ब है, जैसे टीचर था वैसे ही एडवर्ब है। इसका नाम क्या है? एडवर्ब। तो इसका मुख्य काम क्या हो गया? वर्ब की विशेषता बताना, वर्ब में कुछ ऐड करना, ये इसका मुख्य काम है। लेकिन साथ ही साथ इसको एडमिशन, जैसे टीचर को एडमिशन लेने होते ना, ऐसी साथ ही साथ इसको एडजेक्टिव की भी विशेषता बतानी पड़ती है, ठीक? अगर ये वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है तो हो सकता है किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए। अब टीचर एक बार में एक ही काम तो करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑडिटोरियम में बैठा एडमिशन भी ले रहा और पढ़ा भी रहा है ना? पढ़ा रहा है तो एडमिशन नहीं लेगा, एडमिशन ले रहा है तो पढ़ा नहीं लेगा। अगर वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। अगर ये दोनों काम भी नहीं कर रहा है तो ये हो सकता है किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। इतने काम होते हैं इसके, 3 काम। जैसे नाउन के 4 काम थे तो एडवर्ब के कितने काम है? 3 काम। ये वर्ब की विशेषता बताए। अब वर्ब की विशेषता कैसे बताता है बेटा? अभी हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाएंगे ना, तब उसमें तुम्हें बिल्कुल कोई डाउट हम रहने ही नहीं देंगे। वर्ब की विशेषता क्या होती है? कोई भी वर्ब मतलब कोई एक्शन कैसे किया गया, कब किया गया, कहां किया गया, कितनी बार किया गया। अगर इनमें से कोई भी चीज बताई जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बतानी है ना। जैसे मैं कहूं he danced well, he danced well, तो नाचा, कैसा नाचा? well. he danced in the party, तो हम पूछेंगे कहां नाचा? in the party. तो कैसे कोई काम हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, समझ गए? ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? कोई एडजेक्टिव कितना है, कोई एडजेक्टिव, जैसे
ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव था, लेकिन कितना ऑनेस्ट? वेरी ऑनेस्ट। तो कि कोई एडजेक्टिव कितनी मात्रा में है ये भी एडवर्ब बताता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे काम जब कोई क्लॉज करती है तो हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, और ये बनाए जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से। जैसे कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे बनती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। एडवर्ब क्लॉज किससे बनेगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमने पढ़े हैं वो सब यहां काम आएंगे। क्लियर बेटा? देखो हम लिख कर दिखाएं तुम्हें। बस इसी के साथ हम इसको खत्म कर रहे हैं, फिर हम इस पर शुरू करेंगे। He cannot come to this party because he is ill। देखो बेटा, कल हमने तुम्हें बताया था बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कॉज दिखाता है, कारण दिखाता है ना। 9 तरह के हमने दिखाए थे तुम्हें, वो किसी को ट्रिक याद है? और ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स है ना, मुझे पता था सीपीआर के बारे में, ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स में बताया गया था। ओके, तो इसमें से एक होता है कॉज, कंट्रास्ट, कंपैरिजन। तो कॉज शो करने वाला है बिकॉज। तो हमने क्या बताया अभी तुम्हें? एडवर्ब क्लॉज हमारी किससे बनती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसका मतलब ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज। और सर इसको एडवर्ब क्लॉज हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये क्या कह रहा है? ही कैन नॉट कम टू दिस पार्टी। वो इस पार्टी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ना आने का रीजन बताया जा रहा है। और किसका रीजन बताया जा रहा है? ही का। ही की विशेषता बताई जा रही है क्या? नहीं, ना आने की विशेषता मतलब वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। समझ गए? वर्ब की। हमें ही मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, कुछ पता नहीं चल रहा। ही के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमें केवल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना आने के रीजन की, कि नहीं आ पा रहा है। वर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है वो, उसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो बीमार है। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज, इसलिए कैसी क्लॉज हो गई? एडवर्ब क्लॉज। समझ में आ गई बात बेटा? ओके, एक और सेंटेंस लिखो। तो हम लिखा नहीं पाए थे ना एडवर्ब क्लॉज के बारे में, इसलिए बता रहे हैं तुम्हें। I'll meet your father when I go to your village। अब ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, ईमानदारी से बताना, जो इसमें एडवर्ब क्लॉज को नहीं पहचान पा रहा है? कहां है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। जो ये नहीं पहचान पा रहा है कि इस सेंटेंस में, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब क्लॉज कहां है? अरे बेटा, इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। ये कोई इतनी इजी चीज नहीं है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो हम कहें कि अरे यार कैसे बच्चे हो तुम। सबको समझ में आ रहा है एडवर्ब क्लॉज कहां है? तो सभी लोग एक साथ बताओ एडवर्ब क्लॉज। तुम्हें नहीं समझ में आ रही है? तो वैन अकेले क्लॉज थोड़ी होगी बेटा, तुम जा सही रहे हो। तो वैन एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहां से शुरू होने वाली क्लॉज, वैन के बाद वाली क्लॉज पूरी क्या होगी? एडवर्ब क्लॉज होगी। सब यही सोच रहे थे? वेरी गुड। तो ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक,
जो किसका मतलब कौन सा काम कर रही है? एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सी क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। क्यों सर इसको नाउन क्लॉज क्यों नहीं कह रहे हो आप? इसे एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि ये क्लॉज किसी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आई, किसी ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आई, और ना ही ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताती तो हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते। ये तो विशेषता बता रही है मिलने की, कि कब मिलूंगा। ये टाइम बताता है ना बेटा? व्हेन क्या बताता है? टाइम। तो ये क्रिया के होने का टाइम बता रहा है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलूंगा। कब मिलूंगा? जब मैं तुम्हारे तो मिलने का टाइम बता रहा है। हमने बताया ना एडवर्ब क्रिया के होने का मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें बताते हैं। समझ गए? वर्ब कहां हुई, कैसे हुई, कब हुई, कितनी बार हुई, ये सारा काम बताना एडवर्ब का है। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लॉज, जिसकी हेल्प से हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ओके, एक और लिखो। If you work hard, comma, you'll get success. You'll मतलब you will, है ना? You will को मिलाकर you'll लिखा जाता है। You'll get success. इसमें बताओ बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? वेरी गुड। If ये है एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इफ से शुरू हो रही है। इफ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो क्या बताता है? कंडीशन। क्या शो करता है? कंडीशन। तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन किस कंडीशन पर? यदि तुम कठिन मेहनत करो। ये तो हमारी हो गई मेन क्लॉज। तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता किस शर्त पर मिलेगी, किस कंडीशन पर? तो ये वर्ब के होने का कंडीशन बता रहा है। ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें ये एडवर्ब क्लॉज हो गई और ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। अब कोई कंफ्यूजन तुम लोगों को? इस तरीके से तुम कोई भी सेंटेंस बना सकते हो और उसका मीनिंग समझ सकते हो। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना इसे? आज ही प्रैक्टिस करोगे जाकर तुम लोग। एक ही पैराग्राफ उठाओ, ज्यादा नहीं तेज भागना है। न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ उठाओ और उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दो। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो ना? उसको तोड़ना, बांटना, इसमें क्या है, कहाँ किडनी है, कहाँ लीवर है। ओके, एक एक अंग उसका निकाल लो। बाकी जो चीजें नहीं अभी जानते हो वो सब हम बताएंगे आगे की क्लासेस में। एक सेंटेंस हम तुम्हें लिख कर दे रहे हैं बुक से, जो कलाम साहब ने लिखी है। इसमें ये लिखते हैं, आई एम पर्टिकुलरली, तुम लोग भी लिखो बेटा, ये कलाम साहब का सेंटेंस है, अटैच्ड टू seeing the light that precedes the sun's arrival। ये सेंटेंस है तुम्हारा। I am particularly attached to seeing the light that precedes। precede माने होता है पहले आना। ठीक है, पहले आना किस सेंस में? जैसे मान लो तुम्हारी बुआ आई 10 बजे, है ना, लेकिन फूफा आ गए 9:45 पे ही।
ये ना फूफा जी 9:45 पे आ गए, मतलब 15 मिनट पहले आ गए। तो फूफा जी प्रीसीड्स बुआ, फूफा जी हाँ प्रीसीडेड बुआ या प्रीसीड्स बुआ, पहले आ गए। अब इसमें तुम्हें सबसे पहले क्लॉज ढूंढनी है। वेरी गुड। और किसको लग रहा है? हमने अभी बता दिया। अरे इसमें हमने हाँ यहाँ दैट बोल रहे हैं लेकिन लिखा नहीं है। हाँ दा लिख दिया, दैट था। दैट प्रीसीड्स द सन्स अराइवल। बताओ इसमें नहीं समझ में आ रहा बेटा? अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें तुम्हें कितनी वर्ब दिख रही है? एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। प्रीसीड, प्रीसीड माने पहले आना, उसमें एस लगा दिया गया, प्रीसीड्स। ओके, एक वर्ब ये हो गई। तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? इसका मतलब ये क्लॉज है। ये क्या हो गई? क्लॉज। दैट प्रीसीड्स द सन्स अराइवल। मैं विशेष रूप से अटैच्ड हूं। अटैच माने जुड़ा हुआ। मैं जुड़ा हूं विशेष रूप से किससे? सीइंग द लाइट, प्रकाश को देखने से। प्रकाश को देखने की क्रिया से मैं विशेष रूप से जुड़ा हूं। जो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से बताए थे? हु, व्हिच, दैट। भूल गए क्या इतने जल्दी साहब? ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिनकी मदद से हम नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को बनाते हैं, है ना? बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दैट प्रीसीड्स द सन्स अराइवल, वो प्रकाश जो सूरज के आने से पहले आता है। अराइवल माने आगमन, आना। तो सूरज के आने से पहले आता है। तुमने देखा होगा कई बार कि अभी सूरज निकला ही नहीं है और यहां पर उजाला दिखने लगता है। सूरज अभी नीचे ही है, धरती के नीचे है, लेकिन लाल रोशनी आ जाती है। उस लाइट की बात कर रहे हैं कलाम साहब। मैं उस लाइट से विशेष रूप से अटैच्ड हूं जो सूरज के आने से पहले आ जाती है। तो ये क्लॉज किस चीज का काम कर रही है? ये किसका काम कर रही है? नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का? तीन ही कर सकती है काम। वेरी गुड। ये काम कर रही है एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो किसकी विशेषता बताएगी? नाउन की। इसका नाउन कौन है? लाइट। वेरी गुड, लाइट। लाइट की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज। कौन सा प्रकाश? वो प्रकाश जो सूरज के आने से पहले आ जाता है, वो वाला प्रकाश। वो प्रकाश मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं उससे पर्टिकुलरली अटैच्ड हूं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से तुम्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करना है। चलो आगे बढ़े। एक और सेंटेंस लिखो। The ITR, लिखते जा जल्दी। ITR extends (17 किलोमीटर) along the sea coast where a number of tracking instruments have
ये एक सेंटेंस हुआ तुम्हारा। ITR, ये बेटा कलाम साहब इससे बहुत विशेष रूप से जुड़े हुए थे। ITR तुम्हारे GS में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITR। इसका मतलब होता है इंटरिम टेस्ट रेंज, ठीक है, या इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो ITR यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, ITR एक्सटेंड्स, तो एक वर्ब हो गई हमारी ये एक्सटेंड्स, है ना, और दूसरी वर्ब हमें दिख रही है हैव बीन डिप्लॉयड, दूसरी वर्ब ये हो गई। क्लियर? तो ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है। अब हम देखेंगे कि यहां पर हमें वेयर दिख रहा है वेयर सभी को। इसका मतलब हमारी क्लॉज यहां से शुरू हो रही है। क्या ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है? नहीं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है? नहीं। याद करना पड़ेगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं बेटा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। अब वेयर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, रिलेटिव एडवर्ब होता है। रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन आते हैं? वाई, व्हेन, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर, ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। ओके बेटा। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? हु, व्हिच, दैट। वेरी गुड। इतना धीरे धीरे बस सीखना है, एक दिन में सब नहीं सीखेंगे हम। और फिर तीसरी चीज है हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो तो बहुत सारे हैं, वो हम यहां नहीं लिखेंगे, बहुत सारे हैं। उसमें एक वेयर भी है, उसमें से वेयर भी टाइम जो शो करता है। ओके चलिए यहां पर हम देखते हैं वेयर। तो ये रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, देखते हैं क्या काम कर रहा है। तो ये हो गई हमारी क्लॉज, वेयर ए नंबर ऑफ ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डिप्लॉयड, जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है, तो ये हो गई क्लॉज। ITR एक्सटेंड माने फैला होना, फैला हुआ है 17 किलोमीटर। कितना फैला है ITR? 17 किलोमीटर उसका विस्तार है। अलोंग मतलब के किनारे, साथ साथ, किसके किनारे किनारे? सी कोस्ट, समुद्र तट, समुद्र तट के किनारे किनारे, जैसे मतलब ये समुद्र है, ये देख रहे हो ना, ये समुद्र है, तो ये हो गया हमारा समुद्र तट, ये समुद्र तट हो गया ना, सी कोस्ट हो गया। तो इसके किनारे किनारे 17 किलोमीटर ITR फैला हुआ है, जहां एक नंबर ऑफ ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डिप्लॉयड, लगाए गए हैं। डिप्लॉय मींस लगाए जाना, काम पर लगाना। तो जहां काम पर ढेर सारे, ये नंबर ऑफ माने होता है ढेर सारे ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ट्रैक करने वाले उपकरण, किसी चीज को पकड़ने वाले उपकरण लगाए गए हैं। तो ये क्लॉज यहां पर बेटा काम कर रही है किसका? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव। और किसकी विशेषता बता रही है? सी कोस्ट। किसकी विशेषता बता रही है? कहां पर लगाए गए हैं ये सारे उपकरण? सी कोस्ट। जैसे हम बोले दिस इज द प्लेस, ध्यान देना, बहुत सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो बुक है कलाम साहब की, अच्छे राइटर है तो अच्छी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन हमें अच्छी इंग्लिश भी सीखनी है। हम सिंपल इंग्लिश में बोल रहे हैं दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, ये वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ। तो मैं कहां पैदा हुआ था? इस जगह की विशेषता बताई जा रही है, ये वो जगह है जहां मैं पैदा हुआ था। समझ में आ गई बात बेटा? तो प्लेस की विशेषता बताने के कारण हम उस पूरी क्लॉज को कहेंगे एडजेक्टिव। कोई समस्या है यहाँ पर? ओके, बस इस चैप्टर को यही क्लोज। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, क्योंकि ये बहुत मजेदार टॉपिक है। जितना हमें क्लॉजेस को पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, उतना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका नाम देखो,
बहुत सिंपल भाषा में हम तुमसे बातें करेंगे। इसका नाम क्या है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच देते हो ना, इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में हम स्पीच देते हैं। स्पीच में हम क्या बोलते हैं? वाक्य। मान लीजिए हमने 15 मिनट की स्पीच दी, तो उस 15 मिनट की स्पीच में हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। तो ये जो स्पीच है ये किससे मिलकर बनती है? सेंटेंसेस से। ठीक? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगले टॉपिक में हम लोग सेंटेंसेस के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। कहा जा रहा है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन कोई भी सेंटेंस किन किन पार्ट्स से मिलकर बनता है हमें ये जानना है। ठीक? कैसे? जैसे मान लीजिए एक बाइसिकल है, अब इस बाइसिकल में अगर गौर से देखो बेटा, ये दिखने में तुम्हें पूरा एक व्हीकल लग रहा है, लेकिन इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। इसमें हैंडल है, इसमें सीट है, इसमें कैरियर है, इसमें व्हील्स हैं, है ना? और व्हील में भी टायर, ट्यूब, रिम, बहुत सारी चीजें, कई पार्ट्स हैं जिनको एक साथ इकट्ठा करके ये बना दिया गया। ऐसे ही इंग्लिश में हमें बहुत सारी चीजें दी जाती हैं और उनको हमें सही क्रम में लगाकर एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे अगर आपको साइकिल बनानी है और आपको छोटे छोटे पार्ट्स दे दिए गए, आपको पैडल दे दिया गया, ब्रेक दे दिया गया, साइकिल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, और आपसे कहा जाए कि इन सबको जोड़कर तुम क्या बनाओ? साइकिल बनाओ। तो तुम्हें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर आनी है। सब ध्यान देना मेरी इस बात को, इसी से तुम उसे समझ जाओगे। तुम्हें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज किस जगह पर आनी है और उस पार्ट का क्या काम होता है। दोनों मालूम होना चाहिए ना, उस पार्ट का क्या काम है। जैसे ब्रेक है, ब्रेक यहां पर होते हैं साइकिल में, तो ब्रेक का क्या काम है, पैडल का क्या काम है, ये जो यहां पर पैडल लगे हुए हैं इनका क्या काम है, टायर का क्या काम है, ट्यूब का क्या काम है, ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। और उनको किस जगह पर लगाएं। अब ऐसा ना हो कि तुम सीट को लगा दो यहां नीचे और पैडल लगा दो यहां ऊपर, तो साइकिल बनेगी क्या? नहीं बनेगी। हर एक पार्ट की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन है। तो हमने क्या देखा, हमें क्या सीखना पड़ा? पार्ट्स के काम। पार्ट्स क्या काम करते हैं? पहली चीज हमने क्या सीखी? पार्ट्स के काम। पैडल क्या काम करता है, सीट क्या काम करती है, कैरियर क्या काम करता है। और दूसरा हमने सीखा पार्ट्स की पोजीशन, जगह। बिल्कुल सही बात है। उसकी पोजीशन किस जगह पर है, उसकी पोजीशन कहां पर है, हमें यह सीखना होता है। जब हम साइकिल बनाते हुए चीजें सीख रहे हैं तो वही काम करना है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट का क्या काम है और उनको किस क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, ये चीजें हम आ गई तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा टॉपिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम क्लियर कर लेंगे। आप देखते हैं तो ये हेडिंग डाल दी तुम लोगों ने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब हम स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच का मतलब है सेंटेंसेस, क्योंकि स्पीच किससे मिलकर बनेगी? सेंटेंसेस से। तो इसमें लिखो वो सारे शब्द जिनसे मिलकर हम अपनी
स्पीच बनाते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब मेरी बात यहां सब लोग ध्यान दो बेटा, हम कोई भी लैंग्वेज बोले, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, हम जब कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें उसके शब्दों का प्रयोग करना होता है, उस भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को एक क्रम में लगाते हैं। अगर वही शब्द, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है मुझे समोसा पसंद है, तो मैंने यहां पर हिंदी के कई शब्द प्रयोग किए, मुझे समोसा पसंद है, और मैं यहीं पर कहूं है पसंद समोसा या है समोसा मुझे पसंद, मतलब कुछ भी आप आगे पीछे लगाकर उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं तो सामने सुनने वाला हंसने लगेगा, हंसेगा कि नहीं? उसका एक बेटा क्रम है, तो सही प्रयोग होना चाहिए उसका और सही उसका काम मालूम होना चाहिए। तो इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं पूरी डिक्शनरी में, क्योंकि जितने भी शब्द इमेजिन किए गए उससे ज्यादा ही डिक्शनरी में है, इंग्लिश डिक्शनरी में। तो इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं वो सब किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ऐसा एक भी शब्द तुम्हें नहीं मिलेगा जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर हो। अगर इंग्लिश डिक्शनरी में 1.5 लाख शब्द हैं, 1.5 लाख के आसपास हैं शब्द, ठीक है ना? अगर इतने शब्द हैं तो वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी को बिलोंग करेंगे, या तो वो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द शामिल हो जाएंगे, सारे शब्द। क्लियर? ओके। तो अब ये जो शब्द हैं बेटा इंग्लिश डिक्शनरी में, जिनकी हमने संख्या मोटी मोटी आप लोगों को बताई कि 1-1.5 लाख के आसपास हैं, ये सारे शब्द, इनका काम देखा गया। जिसने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया, शब्दों को जब बांटने के लिए बैठा कि ऐसे कौन याद कर पाएगा 1.5 लाख शब्द, इनको क्लास में बांटो भाई। तो बड़े बड़े विद्वान बैठे, उन्होंने कहा कैसे बांटे, क्या आधार होना चाहिए? तो उनका इनको बांटने का आधार होना चाहिए इनका काम। ये काम क्या करते हैं समझ गए? जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था ना। जो पढ़ाने का काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो लड़ने का काम करते थे वो क्षत्रिय कहलाए। ऐसे हुआ था ना, काम के आधार पर हमारी सोसाइटी को बांटा गया था। तो इन शब्दों को, पूरे शब्दों को, शब्दों के समाज को काम देखा गया और कहा गया काम के आधार पर हम इनको बांटते हैं। वो सारे विद्वान बैठे, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको कुल 8 काम दिखाई दिए। कुल कितने काम दिखाई दिए? 9वां काम को निकाल ही नहीं पाए। 8 ही कामों में सारे शब्द खत्म हो गए, सारे शब्द, एक भी नहीं बचा। तो वही 8 काम हमारे बन गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और नहीं है, ये शब्दों को बांटने के लिए जो आधार ढूंढा गया था काम का, वही है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल कितने प्रकार के हो गए हमारे? 8 प्रकार के। तो इन्होंने पहले का नाम दे दिया नाउन। पहले को क्या नाम दे दिया बेटा? नाउन। क्यों इसको नाउन नाम दिया? मतलब इसमें उन शब्दों को डाल दिया, वो पूरे शब्द इस कैटेगरी में डाल दिए जो किसी का नाम बता रहे थे, जो किसी का नाम बता रहे थे, किसी का भी नाम बता रहे थे, वो शब्द डाल दिए इन्होंने नाम। समझ गए? तो ये बहुत बड़ी क्लास बन गई, इसमें बहुत सारे शब्द आ गए इसमें, क्योंकि इस दुनिया में सबका नाम है।
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, चाहे उसमें जान हो या ना हो, उसके पास एक चीज जरूर है, जान हो या ना हो, लेकिन उसके पास क्या है? नाम। इसका भी अपना एक नाम है, चेयर। क्लियर? तो ये किस कैटेगरी में चला गया? जो भी नाम है, चाहे स्थान का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, और चाहे गैलेक्सी में किसी भी चीज का हो, वो सब नाउन में चले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें बेटा? तुम्हें ये देखना ही नहीं है कि वो वस्तु है कि क्या है, बस नाम होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए मेरी एक स्थिति आएगी जब मेरे सारे दांत टूट जाएंगे और मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो उस स्थिति का नाम क्या है? बुढ़ापा। तो नाम है ना, उस स्थिति का नाम क्या है? मतलब बुढ़ापा नाउन है। समझ गए? एक ऐसी स्थिति थी जब मैं घुटनों चलता था, है ना, और जहां मन हुआ वहीं पर अपनी प्राकृतिक क्रियाएं कर दी, तो उस स्थिति का नाम क्या है? बचपन। तो ये नाम है ना, उस स्थिति का नाम क्या है बेटा? बचपन। तो ये नाउन हो गया। चाइल्डहुड, ओल्ड एज, यूथ, जवानी, इस स्थिति का नाम क्या है? यूथ। तो नाउन हो गया। हा 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 हा, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं, इस क्रिया का क्या नाम है? हंसी। हंसना नहीं, इस क्रिया का नाम क्या है? हा हा हा, हंसी। तो हंसी नाउन है, हंसना वो एक्शन हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो नाउन कुछ भी हो सकता है, किसी स्थिति का नाम, या कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो आपको दिखाई ना दे रही हो, जैसे हवा, जैसे ईमानदारी क्या है? एक गुण का नाम है जो हमारे अंदर होती है तो नाम, तो नाम है तो नाम। तो मोटी बात आज तुम लोग यहां से सीख के जाओ कि बस वो नाम होना चाहिए, नाम है तो नाम। ओके। दूसरी चीज बेटा, नहीं अभी हम प्रोग्राम पे नहीं जाएंगे, अब हम जा रहे हैं वर्ब पर। वर्ब में उन विद्वानों ने उन सभी शब्दों को डाल दिया जो दिखा रहे थे एक्शन, जो क्या शो कर रहे थे? एक्शन शो कर रहे थे। ठीक, एक्शन शो करने वाले सारे शब्दों को, जैसे अभी हमने कहा हंसना, रोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, नहाना, तो ऐसे बहुत सारे एक्शन हम लोग करते हैं। हम करते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी एक्शन करती हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं वो भी एक्शन करती हैं। निर्जीव वस्तुएं कहोगे सर कैसे एक्शन करती हैं? जैसे ये कुर्सी गिर गई, तो कुर्सी गिरी ना, है तो निर्जीव लेकिन गिर गई, तो गिरना क्या हो गया? एक्शन। क्लियर? तो एक्शन शो करने वाले सारे शब्दों को हमने वर्ब में डाल दिया, दो क्लास बन गई, इसमें बहुत सारे शब्द आ गए। अब ये जो नाउन है बेटा, इसने कहा कि क्या मुझे बार बार बोलते रहोगे? क्या मुझे बार बार बोलते रहोगे? जैसे मगरमच्छ पानी में रहता है, मगरमच्छ मछलियों को खा जाता है, मगरमच्छ बहुत क्रूर होता है, मगरमच्छ, अरे कितनी बार मगरमच्छ बोलोगे? मगरमच्छ नाम है ना, नाउन हो गया। लेकिन मगरमच्छ बार बार बोलोगे तो लोग हंसने लगेंगे और बड़ा बोरिंग लगेगा। इसके लिए एक क्लास बना दी गई, प्रोनाउन। क्या बना दी गई बेटा? प्रोनाउन क्लास बना दी गई। इसमें वो सारे शब्द रखे गए जो नाउन की विशेषता, नहीं, कौन कह रहा है विशेषता? नाउन की जगह पर आए, नाउन की जगह पर, नाउन का रिपीटिशन नहीं होने देते हैं।
उसकी पुनरावृत्ति करने से हमें बचाते हैं। जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है, वह महोबा में रहता है। हम बोले रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश महोबा में रहता है, रमेश वीरभूमि महाविद्यालय में पढ़ता है, रमेश ये करता है, रमेश वो करता है, तो बड़ा ही हास्यास्पद लगेगा। हम एक बार बोलेंगे रमेश, फिर रमेश की जगह पर हम प्रयोग करेंगे वह, या इंग्लिश में ही। तो ही क्या हो गया? क्योंकि हमने ही को किसकी जगह पर प्रयोग किया है? रमेश की जगह पर। और रमेश क्या है? नाउन। प्रोनाउन समझ गए? अगली क्लास एडजेक्टिव। अगली क्लास क्या बनी तुम्हारी बेटा? एडजेक्टिव। अब शब्द धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उन स्कॉलर्स के पास, क्योंकि बहुत सारे शब्द इस कैटेगरी में चले गए, बहुत सारे इसमें चले गए, प्रोनाउन में चले गए, अब एडजेक्टिव आए। तो वो सब इकट्ठे किए गए और देखा गया कि जो नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, नाउन के बारे में कुछ हमें बता रहे हैं। नाउन तो हो गया केवल ये गर्ल, ये एक नाम है। गर्ल क्या है? नाम है। जैसे इनका नाम है, एक इनका नाम हो सकता है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रेनू। इनका नाम है रेनू, ये इनका स्पेसिफिक नेम है। रेनू इनका नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है, और किसी का नाम नहीं, इनका नाम है। तो वो अभी हम जब कल से और बताएंगे तो वो अलग नाउन हो जाएगा। एक इनका नाम हो गया रेनू, दूसरा इनका नाम क्या है? गर्ल। वो भी तो नाम है इनका, हमें रेनू मालूम नहीं था। सपोज करो तो हम क्या बोलते हैं? ए लड़की शांत हो जाओ, यही तो बोलते हैं ना गुस्से में। ए लड़की, ए गर्ल बी क्वाइट। तो गर्ल कहते हैं हम इनको, क्योंकि गर्ल इन सब का नाम है। जैसे तुम सबका नाम है बॉय, ए लड़की भाग जाओ यहां से, है ना, क्योंकि बस हम ऐसे ही बोल पाते हैं। क्या से तो बोल ही नहीं पाते। कल कोई कह रहा था, आज सेवन ने बताया कि कह रहे थे कि सर बड़ा चिल्लाते हैं वो तो एडजेक्टिव बेटा वो सारे शब्द हो गए जो हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। नाउन के बारे में हमें एक चीज तो पता चल गई, नाम उसका, लेकिन कुछ और भी तो पता चले। अब हमें इतना पता चल गया कि ये लड़की है, लेकिन ये लड़की है कैसी? क्लेवर है कि फूलिश है कि ब्यूटीफुल है, ये है कैसी? तो वो सारे शब्द बेटा, वो सारे शब्द जो किसी नाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं, तो ये सारे शब्द क्या कहलाए? एडजेक्टिव। इनको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर? ओके। तो ये अभी हम बस जनरल तुम लोगों को मोटी मोटी बातें बता रहे हैं, बाकी कल सब लिखाएंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताते हैं। अब देखना बेटा, जैसे मैंगो, मैंगो क्या है? अरे किस कैटेगरी में डालोगे? नाम है ना, एक फल का। मैंगो एक फल का नाम है, तो नाउन हो गया। अब मैंने कहा 5 मैंगोज, 5 मैंगोज, तो यहां पर 5 क्या कर रहा है? मैंगोज की विशेषता बता रहा है। कितने मैंगोज हैं? 5। एडजेक्टिव हो गया, 5 एडजेक्टिव हो गया, मैंगोज नाउन हो गया। क्लियर? मैंने कहा सम टी, तो टी क्या है? चाय ना बताओ मैं, है ना। टी है नाउन, क्योंकि एक पेय का नाम है, एक पेय का नाम, एक बेवरेज का नाम है टी, तो नाउन हो गया। लेकिन कितनी चाय है? सम, तो सम टी की विशेषता बता रहा है, तो सम एडजेक्टिव हो गया और टी नाउन हो गया। कोई दिक्कत बेटा? तो इस तरीके से हम किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, है ना। अब देखो, जैसे यहां पर एक बुक का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स, तो माइंड क्या है? नाउन।
हमारे इस हिस्से का क्या नाम है? माइंड। इस हिस्से का क्या नाम है? माइंड। नाम है तो नाउन हो गया। अब ये माइंड कैसा है? इग्नाइटेड। इग्नाइटेड, तो माइंड की विशेषता बताई जा रही है। इग्नाइटेड है मतलब प्रज्वलित है। इग्नाइट मीन्स होता है जलाना, इग्नाइटेड माने हो गया प्रज्वलित। तो माइंड की विशेषता बता रहा है, जागृत मस्तिष्क, जगा हुआ, अवेयर। तो एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले आकर उसकी हमें विशेषता बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले बने हमारे एडवर्ब। अभी एडवर्ब के बारे में थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। वो सारे शब्द जो स्कॉलर्स को वर्ब की विशेषता करते हुए दिखाई दिए, या किसी एडजेक्टिव की, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की, उन सारे शब्दों को उन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया? एडवर्ब में डाल दिया। ठीक, जो किसी वर्ब की विशेषता बताएं, एडजेक्टिव की विशेषता बताएं, या फिर अनदर एडवर्ब की विशेषता बताएं, उन सभी शब्दों को डाला गया एडवर्ब की कैटेगरी में। जैसे ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो यहां पर स्पीक क्या बेटा? बोलना। तो स्पीक क्या हो गया? एक्शन हो रहा है ना, बोलना एक्शन। तो स्पीक हो गई वर्ब। और कैसे बोलता है? फ्लुएंटली, एडवर्ब। स्पीक्स फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली किसकी विशेषता बता रहा है? स्पीक की। स्पीक है वर्ब, तो स्पीक की विशेषता बता रहा है फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली हो गया एडवर्ब। बहुत फर्राटेदार बोलता है तो फ्लुएंटली को हम एडवर्ब कहेंगे। समझ गए? यू राइट परफेक्ट। यू राइट परफेक्ट, तो कैसा लिखते हो? परफेक्ट लिखते हो, या परफेक्टली, जो भी बोलना चाहो। परफेक्टली, तो तुम परफेक्टली लिखते हो, तो यहां पर एडवर्ब हो गया हमारा परफेक्ट। अगला हो गया बेटा हमारा प्रेपोजिशन। अब स्कॉलर्स ने देखा कि कुछ शब्द ऐसे बचे हैं, या कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें किसी नाउन का दूसरे शब्द के साथ संबंध बता रहे हैं, या हमें यह बता रहे हैं कि किसी वस्तु की पोजीशन क्या है। किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की पोजीशन क्या है। कुछ विद्वान इस तरीके से परिभाषा बताते हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इजी है। इसका नाम देखो बेटा, प्री पोजीशन। नाम क्या है इसका? प्री पोजीशन। तो तुम लोग पोजीशन फोकस करो। वो सारे शब्द जो हमें पोजीशन बताएं। क्या बताएं बेटा? पोजीशन। जैसे ये बुक देखो, इस बुक की पोजीशन क्या है। अब जब हम किताब पढ़ते हैं तो इसमें कहीं चित्र बने हैं क्या? नहीं। लेकिन किताब पढ़ते समय जब हम कोई स्पीच पढ़ते हैं, ये स्पीच लिखी हुई है, तो हमें पोजीशन पता लग जाती है। और वो पोजीशन कैसे पता लगती है? प्रीपोजिशन को पढ़कर। ठीक है? जब मान लीजिए आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो, और इजी हम करके बता रहे हैं तुम्हें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो तुम लोगों से कुछ चिन्ह पूछे जाते हैं ना, कि बेटा ये बताओ इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यू टर्न। ठीक है ना? रोड में ऐसा सिग्नल बना होगा तो तुम्हें समझना है, ये चिल्लाएगा नहीं कि ऐसे मुड़ जाओ, है ना? तुम्हें चिन्ह देखना है और समझ जाना है। तो वे वो कहेंगे ये रेड कलर है, इसका क्या मतलब है? रुक जाओ। तुम्हें देखना है, कहीं यहां लिखा होगा रुको नहीं, तुम्हें रेड लाइट देखनी है और समझ जाना है कि रुकने का सिग्नल हो रहा है। समझ गए? तो ये नॉलेज हम क्या करते हैं? गेन करते हैं ना। ऐसे ही बेटा प्रेपोजिशन का नॉलेज हम गेन करते हैं।
एक इंग्लिश टीचर तुमसे ये कहता है कि जाओ पहले ये चिन्ह याद करके आओ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वाला कहेगा ना कि ये चिन्ह याद करके आओ, चलो तुम्हें चिन्ह नहीं मालूम है कब गाड़ी चलाओगे, ठोक दोगे किसी को जाके। तो ऐसे हमें प्रेपोजिशन याद करने पड़ते हैं। ठीक बेटा, वो प्रेपोजिशन हमें फिर पोजीशन बताते हैं। जब हमने वो चिन्ह याद कर लिए तो वो हमें क्या बताते हैं, पोजीशन। जैसे अब देखो ये बुक है और ये टेबल है, तो इस बुक की इस टेबल के साथ क्या पोजीशन है ये हमें प्रेपोजिशन बताएगा। अगर हमने कहा बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, हमने ऑन लगाया तो इसका मतलब बुक ऊपर है और टेबल, ये है पोजीशन, बुक ऑन द टेबल। हमने कहा बुक बिसाइड द टेबल, बुक, देखिए बाकी सारे शब्द सेम है, बुक ऑन द टेबल हमने केवल ऑन हटाकर बिसाइड कर दिया, तो बुक बिसाइड द टेबल, मेज के बगल में है किताब, पोजीशन चेंज हो गई। मैंने कहा बुक अंडर द टेबल, तो अब टेबल और मेज बुक के बीच में पोजीशन चेंज हो गई। समझ में आ गई बात। मैंने कहा बुक अबव द टेबल, मेज के ऊपर, ऑन लगेगा तो बिल्कुल सटी हुई है और अबव लगेगा तो उसके ऊपर हवा में है, बुक अबव द टेबल। क्लियर। अब यहां पर हम इस किताब को अंदर करते हैं, इस किताब को अंदर करते हैं, जगह नहीं है नहीं तो हम कर ही देते हैं, है ना, अंदर डाल दें तो फिर हम क्या कहेंगे, बुक इन द टेबल, बुक इन द टेबल। जैसे हम लोग अंदर हैं, किसके अंदर है, कमरे के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, वी आर सिटिंग इन द रूम। इन बताता है अंदर, ऑन बताता है ऊपर, अंडर बताता है नीचे, बिसाइड बताता है बगल में, अगेंस्ट बताता है टिके हुए। ठीक है, जैसे देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो ये सारे प्रेपोजिशन तुम्हें चिन्हों की तरह याद करने पड़ेंगे और ये प्रेपोजिशन हमें पोजीशन बताते हैं। कोई दिक्कत? बस अगर एक बार हमने ये याद कर लिए फिर कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो जैसे दो प्रेपोजिशन है बेटा, यही हमें सीखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है ये दो प्रेपोजिशन है इंग्लिश में, अलोंग और अक्रॉस। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। हेलो, हाँ 4:30 क्लास, आज कोचिंग चली जाओ, हम लेट हो जाएंगे। हाँ देखो बेटा, तो हमें एक सेंटेंस पढ़ने को मिला, द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। अब अगर हमें इस प्रेपोजिशन का मीनिंग आता है तब तो हम समझ जाएंगे, और वरना हम बिना समझे ही आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए रेड लाइट जल रही है, जिसको इसका मीनिंग मालूम होगा तो वो रुक जाएगा, और जिसे नहीं मालूम होगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब देखो जिसको ये मालूम होगा, हेलो, हाँ हम बताए नहीं थे क्लास से 4:30 नहीं। हाँ तो देखो बेटा, अक्रॉस का मतलब होता है किसी भी चीज को क्रॉस करना, किसी चीज को क्रॉस करना। तो मतलब ये रोड है, इसका मतलब ये हुआ, हमारे दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि कुत्ता इस तरफ था और रोड को क्रॉस करते हुए इस तरफ आ गया। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए दौड़ा। ठीक, अब यहीं पर एक ये चीज हो गई, हमने अक्रॉस हटा दिया और कुछ नहीं किया, अलोंग लगा दिया। अब पूरा चित्र बदल गया, पूरा सीन ही बदल गया। अब कुत्ता कैसे दौड़ा? रोड के किनारे किनारे, अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे दौड़ा। जैसे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तुम रोड के किनारे किनारे अपने घर जाते हो ना, तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, और तुम रोड को क्रॉस कर रहे थे तो आई वॉज वॉकिंग
अक्रॉस द रोड। क्लियर? तो ये प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें पोजीशन बताते हैं कि आखिर कोई चीज कहाँ हो रही थी, कैसे हो रही थी, उसकी पोजीशन क्या थी। रोड के किनारे किनारे चल रहे थे कि रोड को क्रॉस कर रहे थे, मेज के ऊपर थे कि मेज के नीचे थे। समझ गए? अगर इनका सही नॉलेज नहीं होता है तो हम बहुत बड़ी ब्लंडर्स कर देते हैं। जैसे अब देखना बेटा, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। दरवाजा है, ठीक है? अब मैं कहूं आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर, तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब मैं यहां खड़ा हूं, ये दरवाजा है। और ऑन का प्रयोग अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, ऊपर होता है। तो ऑन का मतलब मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां तो नहीं खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। एट का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी चीज के नजदीक खड़े होते हैं, और ऑन का प्रयोग किया जाता है जब हम उसके ऊपर खड़े होते हैं। हाँ, मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊं, इसके ऊपर तो बोल सकता हूं ऑन, चेयर के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो ऑन बोल सकता हूं। क्लियर? तो ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, प्रेपोजिशन का बहुत सही नॉलेज होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ो। कंजंक्शन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। कंजंक्शन, अब कुछ शब्द ऐसे मिले जो जोड़ने का काम कर रहे थे। किसका काम कर रहे थे बेटा? जोड़ने का। या तो वो दो शब्दों को जोड़ते थे या फिर दो वाक्यों को जोड़ते थे, तो उनको क्या कहा गया? कंजंक्शंस कहा गया, कंजंक्शन की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक? तो ये तुम्हारे इस तरीके से पूरे 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ये तुम्हारे जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे, जो तुम्हें एसएससी सीजीएल में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि स्पॉट द एरर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि हमें उनकी पोजीशन गलत करके दे दी जाएगी या उनके रूल्स गलत करके दे दिए जाएंगे, कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर कर दी जाएगी। तो ये 7 हमें काफी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मतलब ये क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स हैं और वो कौन कौन से हैं, सब सीखेंगे। अब हमारा जो विद्वानों का समूह था, उन्होंने देखा कि इंग्लिश डिक्शनरी के 99% शब्द, 99% शब्द इन 7 कैटेगरीज में फिट हो गए हैं। कोई नाउन में फिट हो गया है, कोई एडजेक्टिव में, कोई एडवर्ब में, कोई प्रेपोजिशन में। इसके बावजूद कुछ शब्द उनके पास रह गए जो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहे थे, किसी में फिट ही नहीं हो रहे थे। ना तो ये काम कर रहे थे, ना ये, ना ये, ना ये, ना ये। तो उनके साथ समस्या हो गई है। अब क्या करें? तो उन्होंने एक नई क्लास बना दी और उसको नाम दिया इंटरजेक्शन। अभी देखना, ये बहुत मजेदार है इंटरजेक्शन। तो वो सारे शब्द जो इन 7 में कहीं फिट नहीं हुए, उन सबको डाल दिया गया इंटरजेक्शन। किसमें डाल दिया गया? इंटरजेक्शन। ये बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम, क्योंकि ये सब छानन है ना। जब सब छन गया माल, अच्छा माल चला गया, तो छानन होती है। अब छानन होती है तो उसमें सब कुछ मिला होता है ना। उसमें देखा ना, जब हम पिसिया छानते हैं तो उसमें राई भी होती है, जवा भी होते हैं, है ना, एक आध चना मटर भी आ जाता है। तो इंटरजेक्शन में सब कुछ आ गया बेटा। अब इसमें वो सारे शब्द थे जो हमारी इमोशंस को दिखाते हैं। अब वो इमोशन एंगर की हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, या किसी को विश करने की हो सकती है। कोई भी इमोशंस हो जिसका तुम नाम ले सको। जैसे मान लो तुमने कोई चीज खाई, ध्यान देना इस बात को, कोई चीज तुमने खाई और तुम्हें बहुत ही घटिया लगी, तो तुम क्या बोलते हो? यक। तो यक इंग्लिश में बोलते हैं उसे यक।
तो यक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? क्योंकि तुमने अपना डिस्टेस्ट दिखाया, तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आई, यक। तुमने खाई, बड़ी अच्छी लगी, तुमने बोला वाव, तो वाव क्या हो गया? ठीक है। तुमने कहा बाय, तो बाय क्या हो गया? तुमने कहा हाय, इंटरजेक्शन। तो ये एक एक शब्द जो तुम किसी अपनी इमोशन को व्यक्त करने के लिए यूज करते हो, हुर्रे, अलेस, ब्रावो, ओ और रे, जो तुम बोल सको, कहते ना या, हैव यू ईटन द फूड? या, आजकल बड़ा चल रहा है या, है ना? यस नहीं है ये या है। और जब हम या बोलते हैं तो वो क्या हो गया? इंटरजेक्शन। समझ गया बेटा? तो सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं तुम्हें मेहनत करनी है केवल 7 पर। इंटरजेक्शन तो कुछ है ही नहीं, बस फालतू की जहां भी कोई तुम शब्द देखो उनको इंटरजेक्शन में डाल देना। ये कुछ काम की चीज ना है, ठीक? ओके। जैसे अभी देखना, मैं एक दिन फिल्म पढ़ रहा था, मतलब हाँ नहीं देख नहीं रहा था, मैं फिल्म को पढ़ता ही हूँ। मैं बड़े गौर से देखता हूँ एक एक सीन को कि कैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या चीज हो रही है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा, हाउ टू रीड ए मूवी, किसी भी फिल्म को कैसे पढ़ें। तो आप फिल्म को मनोरंजन के लिए देखते होगे, मैं उसकी स्टडी करता हूँ। तो मैं अभी एक मूवी देख रहा था, उसमें एक बिटिया बहुत दुखी होती है, इंग्लिश मूवी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। बिटिया बहुत दुखी होती है और उसका फादर आता है उसके पास, वो बोलता है देयर 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 देयर, वो देयर देयर यूज करता है बार बार, ठीक? लड़की परेशान है काफी और वो उसके पास आकर क्या बोला? देयर 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 माय डॉक्टर। तो अब हम देयर क्या जानते हैं? देयर माने वहां, है ना? अब हम अगर उसको वहां समझेंगे तो लगेगा ये क्या बोल रहा है, वहां 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 वहां, है ना? नहीं बेटा, देयर एडवर्ब तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हम बोलते हैं गो देयर, हमने क्या बोला? गो देयर। तो गो माने जाना, कहां जाना? वहां जाना। तो देयर गो की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। लेकिन देयर इंटरजेक्शन भी होता है, देयर इंटरजेक्शन होता है। जब हम देयर का प्रयोग किसी को तसल्ली देने के लिए करते हैं, क्या देने के लिए? किसी को तसल्ली देने के लिए या किसी को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है? इंटरजेक्शन बन जाता है। तो वहां पर वो फादर अपनी डॉटर को कंसोल कर रहा है, तसल्ली दे रहा है, देयर देयर देयर। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे आए और कहे कि सर हम ये एग्जाम नहीं निकाल पाए, तो मैं क्या कहूंगा? देयर, यू डिड वेल बेटा, देयर। तो यहां पर देयर मैंने क्यों यूज किया है? तसल्ली देने के लिए, बस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। देयर आई हैव यूज्ड टू गिव कंसोलेशन, देयर यू डिड वेल। क्लियर? तो इस तरीके से तुम ऐसे जितने भी शब्द पाओगे वो सब हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो केवल तुम्हें इनके काम के बारे में बताया है कि कितने होते हैं और ये क्या काम करते हैं। सबका अपना काम बटा हुआ है। जो काम नाउन का है वो एडवर्ब नहीं करेगा, और जो एडवर्ब का काम है वो नाउन नहीं करेगा या एडजेक्टिव नहीं करेगा। ये इनमें इतनी बड़ी शक्ति है। ये हमारा इंडियन सिस्टम नहीं है कि बैंक में चले गए, काउंटर नंबर 1 में नहीं आए हैं तो काउंटर नंबर 3 का आदमी काम कर देगा। ये ना करते हैं। नाउन का काम नाउन और प्रेपोजिशन का काम प्रेपोजिशन करते हैं। ठीक, जाओ बेटा।